हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया सीजीपीएससी और एसीएफ में आने वाले खतरनाक क्वेश्चन और एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे वो उसका पूरा हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। साथ में पूरा सिलेबस आपका कवर होने वाला है। रासायनिक अभिक्रिया से जो पार्ट आपको दिख रहा होगा सिलेबस में, वो सब सिलेबस के अकॉर्डिंग में पढ़ाने वाला हूँ। ये सब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की दर, तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अभिक्रिया की दर के और रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, इन सब के बारे में हम धीरे से बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो है ये रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है, इसके बारे में समझना। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर का मतलब यह होता है कि कोई अभिक्रिया कितनी धीमी या तेजी गति से परिवर्तित हो रही है। ठीक है, वो अभिक्रिया आपकी रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाती है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया की दर देखिए, आप इसका जो है डेफिनेशन इस तरह से आप दे सकते हैं। मैंने बताया धीमी या तेजी गति से बदल सकती है। दर का मतलब होता है समय। कोई अभिक्रिया जो है समय के साथ कितनी धीमी या तेजी गति से बदल रही है, वही रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाती है। सिंपल से भाषाओं में अगर समझे तो समय को ही दर कहा जाता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए, तीव्र अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो अत्यंत तेजी से होती है, वो तीव्र अभिक्रिया होती है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की दर धीमी या तेजी से हो सकती है। अब उसमें जो है तीव्र से हो रही है, वो तेजी से हो रही है, वो क्या कहलाती है? तीव्र अभिक्रिया। और जो मंद से यानी कि धीमी गति से हो रही है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? आपकी मंद अभिक्रिया। धीमी गति से हो रही है वो अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है? मंद अभिक्रिया। ठीक है, तो तीव्र अभिक्रिया हो गई, मंद अभिक्रिया हो गई। और हम बात करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जो अत्यंत उत्क्रमणीय हो, यानी कि दोनों साइड में हो। ठीक है, वह अभिक्रिया जो दोनों तरफ से हो, यानी कि A प्लस बी मिलकर अगर अभिक्रिया पश्च अभिक्रिया C प्लस डी बना रहा है, C प्लस डी से वापस ये बना रहा है, मतलब दोनों साइड हो, वो अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो केवल एक ही डायरेक्शन में हो, यानी A प्लस बी से अगर कोई C बन गया तो C से वापस A प्लस बी नहीं बनेगा, तो ये ऐसी अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ। देखिए, अब इन सब का एग्जाम्पल देते हैं। तो अभिक्रिया की दर क्या होती है? तो मतलब कोई धीमी या तेजी गति से बदल रही है, वो तो अभिक्रिया की दर कहलाती है, धीमी या तेजी से। ठीक है, अब धीमी या तेजी में भी क्या होती है? तीव्र अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो तेजी से हो, और मंद अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो धीमी से हो। अब इन अभिक्रियाओं में हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे तीव्र अभिक्रिया क्या होगी? जैसे आयनिक अभिक्रिया, जैसे आयंस होते हैं ना, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की जो गति होती है वो बहुत ही तीव्र होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जैसे निकल जाएं या जुड़ जाए, तो ये अभिक्रिया जो बहुत तेजी से, जैसे हाइड्रोजन में अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो उस पर H प्लस लग जाता है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रियाएँ होती है इस टाइप की, वो अभिक्रिया बहुत ही तीव्र गति से होती हैं। ठीक है, मंद अभिक्रिया में बात करें, मंद अभिक्रिया जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, ये अभिक्रिया दूध से दही का बनने में लगभग आपका 24 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, आप दूध में क्या डालते हैं? नींबू डालने के बाद आपको रात भर रखना पड़ता है, उसके बाद वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, तो लगभग 24 घंटे का समय लग जाता है, 12 घंटे या 24 घंटे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपका दूध की कैपेसिटी कैसी है। ठीक है, तो ये मंद अभिक्रिया होती है। ठीक है, जबकि ये क्या होता है? ये सेकेंडों का काम रहता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना। तो तीव्र अभिक्रिया बहुत ही माइक्रो सेकेंड में हो जाती है, जबकि मंद अभिक्रिया लगभग 12 से 24 घंटे लग जाते हैं इसको होने में। ठीक, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो दोनों साइड में होती है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है? H2 प्लस I2, हाइड्रोजन और आयोडीन को हम मिला दें तो ये बन जाता है, ठीक है, ये बन जाता है 2 हाइड्रोजन आयोनिक या आयोडाइड एसिड। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड एसिड, हाइड्रोजन एसिड। ठीक, हाइड्रोजन आयोडाइड एसिड। तो ये देखिए, H2 और I2 मिल के क्या बन गया? 2HI। ठीक, और ये वापस से क्या बन जाता है? हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस टाइप की अभिक्रिया क्या कहलाती है? कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? जो एक ही डायरेक्शन में होता है। जैसे मैं बोला हूँ, तो ये जैसे हम लोग नमक बनाते हैं, जैसे नमक किससे बनता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट अगर ले लें, प्लस उसमें हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला लें, तो ये अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे HCl ले लेते हैं, सॉरी HCl, सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं, HCl ले लेते हैं, तो सोडियम क्लोराइड बन गया आपका, और आपका बन जाता है यहाँ पे H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाएगा इस तरह से। देखिए, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है,
H2O CO2, तो सोडियम क्लोराइड हमको मिल गया। ठीक है, तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, इसमें रिवर्स नहीं होगा। फिर से नमक से हम लोग ये नहीं बना सकते वापस, ठीक है, थोड़ा दिक्कत जाता है इसमें। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है, तुरंत में ये जो है एक ही जैसे बीकर में रखे हुए, जैसे इस तरह से मैं दिखा लेता हूँ बीकर कैसा रहता है। देखिए ये इस तरह से, जैसे हम लोग दो केमिकल डाले एक ही बीकर में लेकर, ठीक है, इस तरह से, और ये जो आपका दिख रहा है फिर से दो कलर में चेंज हो जाएगा, लेकिन ये जो दो केमिकल को डालने के बाद तीसरा प्रोडक्ट बन रहा है वो वापस से दोनों में अलग नहीं होगा, तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। जबकि उत्क्रमणीय में क्या होता है, दोनों अलग होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब ये हो गया हमारे पास, इसका एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है। अब देखते हैं हम लोग अभिक्रिया की दर स्थिरांक के क्या होता है। ठीक है, तो अभिक्रिया की दर स्थिरांक के होता है क्या चीज़। ठीक है, जैसे हमने अभिक्रिया लिखा A+B, उससे हमारा उत्पाद बना C+D। ठीक है, मान लो इसमें 2 है और इसमें 1 है, इसमें 3 है और इसमें 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रख लेते हैं, वहाँ पे 3 और 1 रख देते हैं, मतलब दोनों साइड में 4 होना चाहिए ना। ठीक है, या फिर किसी भी आप ले लें, जैसे आप मैंने जैसे लिया आयोडीन वाला, जैसे H2 + I2 = 2HI। ठीक है, अब के हमको निकालना रहता है, जैसे अभिक्रिया की दर स्थिरांक के क्या होता है। तो अभिक्रिया की दर मैंने बता दिया है, कितनी धीमी या तीव्र गति से होती है वो अभिक्रिया की दर है। अब उसका स्थिरांक के क्या होता है, तो के उस अभिक्रिया का जो होता है दर, उसको लिखने का एक तरीका है, समझिए। के एक स्थिरांक है, उसके माध्यम से हम कोई भी रिएक्शन है, अभिक्रिया है, जैसे अभी देख रहे हैं अभिक्रिया क्या है, H2 + I2 = 2HI। तो इसको लिखने का एक तरीका है, इसका लिखने का एक माध्यम है। इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे इधर उत्पाद जो है उसको ऊपर में लिख दिया जाता है, जैसे HI, उत्पाद क्या बना है, HI बना है। ठीक है, अभी 2 को मैं बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे, ये इस तरह से ब्रैकेट में हम लोग लेते हैं इसको। ठीक है, उत्पाद को इस साइड में ऊपर में, और जो अभिकारक है यानी कि इस साइड वाला उसको नीचे में, H2 इस तरह से, और मल्टीप्लाई का निशान रहता है यहाँ पे, कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है I2। ठीक, अब देखिए जो सामने में 2 दिख रहा है उसको ऊपर में लगा देते हैं पावर में, और यहाँ पे जो कुछ नहीं है मतलब ये सामने में क्या है, कुछ नहीं है ना, यहाँ पे सामने में H2 बस है, I2 बस है। अगर मैं इसकी बात करता तो ये होता, जैसे इसकी बात करूँ मैं, के कैसे निकालेंगे इस वाली इक्वेशन की, तो C ये हो गया और ये D हो गया इस तरह से। C के ऊपर में कितना है, 3 है, C के ऊपर में कितना है, 3, इसके ऊपर में 1 है, कुछ नहीं है। 1 मतलब वहाँ पे लिखना जरूरी नहीं रहता। ठीक है, और A को आप क्या लिखेंगे, A की पावर में 2 लिखेंगे, और B के पावर में क्या लिखेंगे आप, 2 लिखेंगे। इस तरह से लिख सकते हैं इसको, जबकि इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। तो के क्या होता है आपने समझ गया, अभिक्रिया के दर स्थिरांक के है, वो होता है कि जो उत्पाद, के क्या होता है, उत्पाद का जो पावर है, उत्पाद और उसका जो पावर है उसको यहाँ पे लिखा जाता है P, और अभिकारक जितना भी अभिकारक है उसको नीचे में लिखा जाता है। उत्पाद बटे अभिकारक होता है के, दर स्थिरांक। ठीक, इसको इस तरह से लिख दिया जाता है, इसमें भी पावर रहेगा तो ऊपर में लग जाता है। ठीक है, इसका जो फैक्टर है ना अभिक्रिया की दर स्थिरांक के, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको एसीएफ में आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक, इसके लिए साम्य स्थिरांक है उसको बताना है इस तरह से, तो ये वाला आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ये वाला। ठीक, तो इसमें पूछा है कि 3A + 2B और अग्र अभिक्रिया पश्च अभिक्रिया C दिया है, के लिए साम्य स्थिरांक का मान क्या है। ठीक है, साम्य स्थिरांक का मान क्या है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, इसमें आप साम्य स्थिरांक के लिखते, या दर स्थिरांक है वही साम्य स्थिरांक, अगर साम्यावस्था है तो साम्य स्थिरांक कहलाता है, और सिंपल रहता है तो दर स्थिरांक, ऐसा मान के चलिए। तो इसमें कुछ नहीं, उत्पाद को हम ऊपर में लिख लेते हैं। ठीक है, और अभिकारक को क्या लिखते हैं, नीचे में लिख लेते हैं। जैसे हमारा अभिकारक क्या है, A है, और दूसरा अभिकारक क्या है, B है। इसमें पावर के देखें तो सामने में क्या लगा है, 3 लगा है, तो इधर ऊपर में लग जाएगा 3, इधर सामने में लगा है 2 तो इधर लग जाएगा 2, इधर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, खाली 1। ठीक है, तो ये जो आंसर है वो हमारा C है इसमें आया हुआ।
ठीक, इस तरह से आप देख पा रहे हैं। सॉरी, बी 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 इसका आंसर क्या है, बी। सी ऊपर में है ना, बी इसका आंसर है। तो देखिए सिंपल सा प्रश्न था ये, लेकिन अगर आप नहीं समझे रहे तो कितना कठिन आपके लिए हो जाता, ये बनता भी नहीं। ठीक है, तो आप इसको लाइटली ना लें, रासायनिक अभिक्रिया की दर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये। ठीक है, तो और मैं बताता हूँ इसको, इसका क्या क्या है फंडा। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं ये पूछेगा। जो है रासायनिक अभिक्रिया की दर स्थिरांक के है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये जो अभिक्रिया की दर स्थिरांक है वो किस पर निर्भर करता है, तो ताप पर निर्भर करता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, और ये जो है रासायनिक अभिक्रिया की दर किस किस पर निर्भर करती है, तो रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है किस पर निर्भर करती है, ये दर स्थिरांक जो है वो ताप पर निर्भर करता है। जबकि अभिक्रिया की दर जो है किस पर निर्भर करती है, आपकी अभिक्रिया की दर जो है सांद्रण पर निर्भर करता है। ठीक है, ताप पर निर्भर करता है, दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, और आपके अभिकारक है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक, 5वें नंबर पर बात करूँ तो उसका ताप दाब सांद्रण हो गया। ठीक है, और आपके क्या बोलते हैं उसको, कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक इस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये उत्प्रेरक। ठीक है, सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा, अभिक्रिया का जो अभिकारक का है वो सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, जो अभिक्रिया का दर है वो सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ जाता है। ठीक, ताप बढ़ाने पर बढ़ जाएगा, दाब बढ़ाने पर बढ़ जाएगा। प्रकृति कैसी उस पर निर्भर करता है, उत्प्रेरक कैसा है इस पर निर्भर करता है। ठीक है, उत्प्रेरक अगर जो बढ़ाने वाला है उसमें बढ़ेगा, घटाने वाला है वो घटेगा। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। इसके बारे में गहराई से अध्ययन करने इसलिए आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न आता है अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करता है, या आप क्या बोल देगा रासायनिक अभिक्रिया दर स्थिरांक के किस पर निर्भर करता है। तो आपको ये वाला जो पॉइंट है ना, ये ताप पर निर्भर करता है ओनली, और ये जो है ना अभिक्रिया की दर केवल वो इन चीज़ों पर निर्भर करता है, बहुत सारी चीज़ों पर। तो आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे आया हुआ है। मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ और आंसर भी देते चलता हूँ इसके साथ में। ठीक है, देखिए ये प्रश्न आया था, अभिक्रिया की दर स्थिरांक निर्भर करता है करके। ठीक है, तो अभिक्रिया का दर स्थिरांक है के है ये। ठीक है, वो किस पर निर्भर करता है, ओनली ताप पर। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लेंगे, तो दाब है, सांद्रण है, ताप है, एंथैल्पी, ये सब जो है निर्भर करते हैं किस पर, केवल अभिक्रिया की दर पर। लेकिन अभिक्रिया की दर स्थिरांक के जो है निर्भर करता है ओनली ऑन द टेम्परेचर, दैट इज ताप पर। तो ये जो है ACF 2016 में आया था ये प्रश्न, और काफ़ी लोगों ने इसका जो है गलत जवाब दिया था। तो आप बहुत ही केयरफुली इसको पढ़ें और दोनों में अंतर समझें आप। ठीक है, तो के जो है निर्भर करता है भैया ताप पर है, और सिंपल जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है वो निर्भर करेगी आपकी किस पर, 4-5 चीज़ों पर। ठीक है, सांद्रता है, दाब है, ताप है, सब पर। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक मैंने यहाँ पे बता चुका हूँ। यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक मैंने बताया था, जैसे सांद्रता है, सांद्रता, ताप, दाब, ये सब बताया हूँ ना, यही है। ठीक है, तो इतना सब हमने कर लिया, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। और क्या है, इसको ना जो है अभिक्रिया की दर स्थिरांक को 2 भागों में और बांटा जा सकता है। जैसे के है ना, उसको KC और KP इन 2 भागों में बांट देते हैं। ये प्रेशर के लिए हो जाता है, और ये जो है C से आपका नॉर्मल जो है वो। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन पे। ठीक है, तो देखते हैं हम KC और KP क्या होता है। KC और KP क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, ऐसा ज़्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे उसका। ठीक है, देखिए KC और KP क्या होता है इसके बारे में देखिए। ठीक है, ये देखिए KC और KP में रिलेशन करके यहाँ पे दिया हुआ है। तो रिलेशन बिटवीन KC एंड KP क्या होता है, देखिए KC को हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, जो मैंने निकाला। जैसे कोई भी रिएक्शन दिया रहता है उसमें उत्पाद को ऊपर में रखते हैं, उत्पाद को ऊपर में, और जो आपका अभिकारक है उसको नीचे में, और उसको जो सामने में लिखा रहता है उसको पावर में लगा देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो KC हो जाता है। और KP निकालने बोलेगा आपको, तो इसमें जस्ट ये C बस लिखा है, उसको PC लिखना पड़ेगा आपको।
जैसे सी बस लिखते हैं, अगर उसको पी सी लिखना पड़ेगा, और डी बस है उसको पी डी लिखना पड़ेगा, ए है उसको पी ए और बी है उसको पी बी लिखना पड़ेगा, बाकी पावर सेम रहेगा। और दोनों में रिलेशन ये है के सी इज इक्वल टू होता है के पी, लेकिन जो है के पी इज इक्वल टू होता है के सी, और आर टी पावर में होता है डेल एन, जहाँ डेल एन क्या है आपका मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट है माइनस रिएक्टेंट है, ठीक है, डेल एन। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी ही, जो डेल एन है वो मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट यानी होता है उत्पाद, उत्पाद माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, उत्पाद माइनस अभिकारक, उत्पाद माइनस अभिकारक जो है वो आपका है क्या चीज़, डेल एन। जैसे मैं क्वेश्चन में इसको लेके बताता हूँ कैसे इसका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन बना है पहले बात तो के सी और के पी से, और दूसरा क्वेश्चन बना है ये जो है 17वें नंबर पर दिख रहा है, के सी और के पी का जो है मान सबसे समान है किसमें, जैसे इसमें इसका आंसर आया है H2 + I2 2HI करके। तो देखिए उसका के सी मैं निकाल के बताता हूँ। के सी आप जैसे निकालते हैं H2I2 2HI का, तो ये होता है उत्पाद पहले आता है इधर, ठीक है, उत्पाद बटे अभिकारक, अभिकारक में है आपका H और I, इसमें 2 लगा है, ठीक है, H2I2, ठीक है, इसमें तो पावर में कुछ नहीं है, एक ही है, जबकि इसमें जो पावर में है क्या लग जाएगा 2, ठीक है, तो ये के सी हो गया। अब जिसका के सी और के पी समान है से, अब इसका के पी जब हम निकालने जाते हैं तो एच आई और इसका के पी कैसे निकालते हैं, तो पावर में डेल एन है, उत्पाद, और इसमें बोला है डायरेक्ट उत्पाद जो रहता है उसमें किसको माइनस करना पड़ता है, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक को, उत्पाद में अभिकारक को माइनस करना पड़ता है। तो देखिए कैसे होता है इसका, उत्पाद हमारा है, ठीक है, एच आई पावर में कितना है इसका 2 है, तो उत्पाद ये हो गया 2, और 2 में से अभिकारक क्या है 1 1 माइनस हो जाएगा, तो H2 का अगर लिखेंगे तो 2 - 1 हो जाएगा, और I2 का लिखेंगे तो 2 - 1 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, तो 2 - 1 2 - 1 इधर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका जो आंसर सेम आ जाएगा, मतलब यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं 2 में से 1 ही आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो के सी और के पी किसका समान हो गया भैया, के सी और के पी हमारा समान हो गया, जो आंसर है इसका। जबकि हम पहले का चेक करके देखते हैं, ठीक है, पहले में लिखा है PLC5 PLC3 Cl2, ठीक है, इसका अभिकारक के सी हम निकाल के देखते हैं, के सी इसका निकालेंगे तो हमारा आता है PCl3, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, और यहाँ पे Cl2 है, नीचे में क्या है PCl3 5 है, सॉरी 5 है, और सामने में कुछ नहीं है तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए इसमें 1 हो गया, इसमें 1 हो गया, इसमें 1 हो गया, जबकि इसका के पी निकालने जाते हैं तो के पी निकालने जाते हैं तो ये पावर जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि उसमें माइनस होता है। देखिए उत्पाद माइनस अभिकारक, तो उत्पाद का क्या है 1 1, अगर हम पावर ले रहे हैं 1 1, तो 1 में से 1 गया कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, तो नीचे में क्या हो जाएगा टोटल, इसका नीचे में 1 आ जाएगा 0 की वजह से, ठीक है, तो के पी में नीचे में 1 आ जाएगा, इसीलिए जो है समान नहीं है। बाकी भी आप देख सकते हैं इसमें भी समान नहीं, इसमें भी समान, इसमें भी समान, केवल जो सी वाला है ना उसी में के सी और के पी जो है समान है, तो इसका आंसर जो है के सी और के पी किसका समान है, में सी आंसर आएगा। तो इस तरह से खतरनाक क्वेश्चन आया था, तो आपको काफ़ी केयरफुली इसको पढ़ना होगा। इसके अलावा ये आया था जो है के सी का मान निकालिए करके, ठीक है, के सी का मान हमको निकालना था। एक बंद पात्र में आयोडीन के 0.80 मोल एवं हाइड्रोजन के 0.80 मोल, ठीक है, मैं हिंदी का उपयोग कर रहा हूँ तो प्योर हिंदी का उपयोग करूँ, ज़्यादा प्रीफर होगा, अच्छा होगा, को जो है 4 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर साम्यावस्था पर हाइड्रोआयोडिक अम्ल का निर्माण होता है, कितना 0.60, ठीक है, इस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक केसी है। तो इसका हमको केसी निकालना है, तो कैसे हम निकाल सकते हैं इसका केसी। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे जो इसका रिएक्शन कैसे होगा करके। तो सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन को आयोडीन में मिलाया जाता है, तो ये बनता है साम्यावस्था में बनता है दोनों साइड में, ठीक है, क्या बनता है 2HI, हमने देख ही चुका है, ये प्रश्न आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी,
क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझको। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया H2I2 2HI करके। अब इसका जो हमको निकालना है Kc, तो Kc का हमने देख लिया है, Kc और Kp में रिलेशन भी देख लिया है। Kp इज इक्वल टू होता है Kc और Kp इज इक्वल टू होता है Kc, और इसका जो पावर में होता है हमारे पास P/B RT पावर डेल n, इस तरह से, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा और। ठीक, दोनों में रिलेशन भी आपको समझ में आना चाहिए। RT तो आप N/B RT लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप RT और पावर में डेल n लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको फार्मूला भी याद नहीं करने की ज़रूरत है, इसमें डायरेक्टली आप बना भी सकते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, कैसे आप लेंगे। ठीक है, तो 0.80 मोल है, उसको आप क्या लेंगे, इस तरह से ले लेंगे। ठीक, इनिशियल में क्या है आपको 0.80 है, 0.80 है। एट इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जो उत्पाद है, ठीक है, आयोडीन, और इसको किससे माइनस कर देते हैं, हमारे उत्पाद से। उत्पाद क्या है हमारा, एक्स है, मान लो एक्स हमारा कोई उत्पाद है, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब जो हमारा उत्पाद क्या है, हाइड्रो आयोडिक अम्ल है। हाइड्रो आयोडिक अम्ल क्या है, उत्पाद है, यानी कि HI। तो इसमें जो उत्पाद है उसको हम कितना मार रहे हैं, HI जो हमारा है 0.60 मोल है। अब ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, तो दो चीज़ों मिलकर बना है, सामने में यहाँ पे 2 भी लगा रहता है। ठीक है, तो 2x मान लेते हैं इसको, क्योंकि 2HI था तो 2x मान लिए, और 0.60। ठीक, तो x का मान कितना हमारे पास आ गया, इसका 0.03, इस तरह से x का मान आ गया। यहाँ पे देखिए x का मान यहाँ पे आ गया है। अब क्या करेंगे, x का मान जब हमें निकल जाता है तो अब वही हमारा इक्वेशन रहता है, Kc इज इक्वल टू जो उत्पाद है उसको ऊपर में लिखते हैं, अभिकारक को नीचे में लिख देते हैं। अब इसमें जो हमें दिया था 2x, उसको मान लेना है, क्योंकि दो जो है उसका 2HI बना था, तो 2x हमारा हो गया, और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा 0.80 माइनस। अब इसमें माइनस क्यों कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जो उत्पाद होता है उसमें से हम अभिकारक को माइनस करते हैं। अभिकारक हमारा ये निकल गया आगे एक्स का वैल्यू। ठीक है, 2 अभिकारक नहीं, हमारे पास 1 अभिकारक होगा। ठीक है, उसको हम लोग निकाल लिए हैं 0.30 करके। अब उसको हमको माइनस करना पड़ेगा, एक्स जो हमारा अभिकारक है उसमें उत्पाद का है, सॉरी उत्पाद है, उत्पाद को हमको अभिकारक से माइनस करना पड़ता है। फिर से उत्पाद है हमारे पास, उसको में अभिकारक को माइनस करना पड़ेगा। इसमें भी 80 है, इसमें भी 80 है, दोनों में हमको एक्स को माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तभी तो हमारा जो है क्या निकलेगा, Kc निकलेगा, क्योंकि Kc में आपका जो है आप क्या करते हैं कि जो पावर में रहता है उसको माइनस करते हैं, या फिर जो अंदर में बना हुआ है उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मोल में दिया हुआ है इसलिए। ठीक, तो सिंपल सा तरीका से आप इसको माइनस कर लें। अब जो हमारे पास आएगा 0.80 को 0.30 से माइनस करने पर, ये देखिए 30 से माइनस कर दिया, और यहाँ पे आ गया हमारे पास इस तरह से 0.60 के पावर में आपका आ गया है 2। पावर को हम कुछ नहीं छेड़ना है इसमें। ठीक है, और इधर का हमारा है एक पावर में, कुछ दिक्कत नहीं है, तो इसमें 0.50 इंटू 0.50, और यहाँ पे इसका, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो 1.44 आएगा। जैसे अभी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, 0.60 इंटू 0.60, क्योंकि 2 पावर में 2 है तो 2 बार लिख देंगे आप, और 0.50 है उसको 0.50 2 बार लिख देंगे। देखिए अगर दशमलव सेम जगह में है तो उसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ये काटने का तरीका मेरे स्टाइल है। तो 6 छके 36 और 5 पंचे 25। ठीक है, तो 25 से कम 25, और कितना बचा फिर 25 और 5 और 6 11 बचा। ठीक है, तो 11 हम 110 मान लेते हैं उसको 10। ठीक है, तो 25 चौक 100, इस तरह से 1.44 इसका राइट आंसर आएगा। कैलकुलेशन शुड भी फास्ट होना चाहिए अगर आप इस परीक्षा में जा रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम रहता है उसमें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है 1.44 आ रहा है, इसमें 1.44 आप ऐड कर लेंगे इसको। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, थोड़ा कठिन रहता है इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें थोड़ा सा समझें, जो है इसमें माइनस क्यों किया गया है ये वाला आपको समझ में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो मैंने यहाँ पे जो फार्मूला दिखाया था ना, उसमें देखिए जितना आपका मोल रहता है प्रोडक्ट का, उत्पाद का, ठीक है, उत्पाद का जो मोल रहेगा उसमें से इसको मोल को घटाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट
माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। मोल्स को घटाना है ना, मोल्स को, प्रोडक्ट यानी उत्पाद का जो मोल है ना उसको किससे घटाना है, अभिकारक के मोल से, अभिकारक के मोल से घटा देना है। तो जो आपका आंसर आएगा वो डे लेना आएगा पावर में, ठीक है। तो इसका जो है आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। रासायनिक अभिक्रिया की दर और रासायनिक अभिक्रिया की हम सारी चीज़ देखिए इसमें, ठीक है। तो अब आगे का जो पोर्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।